हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे अबाउट न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, जैसे कोई भी आपको क्वेश्चन गिवन होता है, उसके अंदर आपको अगर बताने को कहा जाए कि इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या है या फिर बेसिसिटी ऑर्डर क्या है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है आज की क्लास में हम वो सीखेंगे। अब आपको पता ही है कि न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और बेस भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो इनके ऑर्डर भी सिमिलर ही होने चाहिए, है ना। पर ऐसा नहीं होता है, कुछ केसेस में इनके ऑर्डर सिमिलर हो जाते हैं और कुछ केसेस में नहीं होते। तो आज की क्लास में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो देखो, आपको पता है कि बेसिसिटी का मतलब क्या होता है। बेसिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी, एबिलिटी, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं। और हमें ये पता है कि न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। मतलब कि अगर आप बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करोगे तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनर है। फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को। देखो, बेसिसिटी के अंदर क्या होता है, जो बेस होता है दैट लव टूवर्ड्स H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव, इसको H पॉजिटिव चाहिए होता है, बस बेस को सिर्फ H पॉजिटिव चाहिए होता है कैसे भी। और न्यूक्लियोफाइल को कोई भी एटम चलेगा, H पॉजिटिव नहीं चलेगा। तो लव टूवर्ड्स एनी एटम, लव टूवर्ड्स एनी एटम एक्सेप्ट H पॉजिटिव। इसको H पॉजिटिव के अलावा कोई भी एटम चाहिए। एग्जाम्पल डिस्कस करें। देखो, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है RC डबल, ये बेस में नहीं, RC डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है सपोज H3I। इसको मैंने OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करवाया और इसको भी मैंने OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करवाया। अब यहाँ पे आपको पता है कार्बन और ये आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है, तो यही बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो जैसे ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से वीक, मतलब ये बॉन्ड वीक है, देयरफॉर I नेगेटिव यहाँ से रिमूव होगा। तो यहाँ पे किसको अटैक कर रहा है, OH नेगेटिव किसको अटैक कर रहा है, यहाँ पे OH नेगेटिव अटैक कर रहा है कार्बन को। ठीक है, तो देयरफॉर OH नेगेटिव यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज बेस। बेस नहीं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बेस क्या होता है, लव टूवर्ड्स H पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लव टूवर्ड्स एनी एटम एक्सेप्ट H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव को तो नहीं रिमूव कर रहा है, यहाँ से किसको रिमूव कर रहा है, मतलब किसको अटैक कर रहा है, ये अटैक कर रहा है कार्बन को। देयरफॉर ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे O नेगेटिव H पॉजिटिव, तो ये O नेगेटिव किसको अटैक करेगा, H पॉजिटिव को अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट एसिडिक है ना, दिस इज मोस्ट एसिडिक प्रोटोन, ये एसिडिक प्रोटोन है। एसिडिक प्रोटोन होने की वजह से यही रिमूव होगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे O नेगेटिव जो आपका ये जो है O नेगेटिव स्पीशीज है, किसको अटैक कर रहा है, H पॉजिटिव को अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर ये कैसे एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज बेस। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, वैसे ये वाला एग्जांपल मेरे को यहाँ लिखना चाहिए था, तो बेसिसिटी की सीरीज बन जाती, पर इट्स ओके। ठीक है, तो अब आप देखो कि यहाँ पे क्या था, CH3I था। OH नेगेटिव को जैसे ही आपने इसके साथ रिएक्ट करवाया तो OH नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, और I नेगेटिव रिमूव होगा। क्यों, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है, देयरफॉर आयोडीन यहाँ से रिमूव होगा। तो इसने OH नेगेटिव को किसके ऊपर अटैक किया, कार्बन के ऊपर अटैक किया। तो कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है तो बेस होगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफाइल ही होगा, क्योंकि H पॉजिटिव के अलावा जितने भी एटम के ऊपर अगर कोई स्पीशीज अटैक करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर रहा है O नेगेटिव, तो यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, एक्ट एज द बेस। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो ये तो डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। पर अगर सपोज मैं आपसे कहूँ कि आपको क्या करना है, अरेंज, मैं आपको सपोज ये क्वेश्चन दे दूं, RO नेगेटिव, RS नेगेटिव, RSC नेगेटिव, और अब कहा जाए आपसे कि आप इसको ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी बताओ, तो कैसे बताओगे। ठीक है, तो अब हम कुछ पॉइंट्स मेंशन करेंगे, हमें ग्रुप के अलोंग कैसे चलना होता है, पीरियड के अलोंग कैसे चलना होता है। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड की। अगर आप अलोंग द पीरियड चल रहे हो, अलोंग लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, अलोंग लेफ्ट टू राइट चलोगे, तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर होता है। जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल डिस्कस करें। और एक बात यहाँ पे, क्या पीरियड के अंदर क्या होता है, आपको क्या देखना होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप किसके अंदर देखोगे, पीरियड के अंदर देखोगे। साइज ग्रुप का केस अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, वैसे जो अगर हम जनरली देखते हैं ना, तो अलोंग द पीरियड आप जनरली
अलोंग पीरियड जो मेन डोमिनेंट प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अलोंग द पीरियड जो मेन डोमिनेंट प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और डाउन द ग्रुप, अगर डाउन द ग्रुप की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर साइज का डिफरेंस आता है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन डोमिनेंट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एटॉमिक साइज। अब ऐसा क्यों है, देखो आपको पता है जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। राइट में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेलोजेंस प्रेजेंट होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है अमंग द होल एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है, ये आपको पता है, ठीक है। तो राइट में क्या प्रेजेंस होते हैं, राइट में क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है और अगर मैं आपसे साइज पूछूं कि साइज क्या करता है, तो देखो साइज ये ना लेफ्ट टू राइट सिमिलर साइज रहता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता साइज में, ठीक है। वैसे हम ऐसे कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जो होता है साइज डिक्रीज करता है, ऐसे कहते हैं ना हम, पर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। दैट्स वाई अलोंग पीरियड हम किस प्रॉपर्टी को डोमिनेंट कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊँ, टॉप टू बॉटम, तो हम यहाँ पे साइज जो होता है ऐसे ही बहुत ज़्यादा साइज में डिफरेंस आता है, इतने बड़े एटम्स होते जाते हैं जैसे ही टॉप टू बॉटम चलते हैं। क्यों, क्योंकि शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जो है साइज बहुत ज़्यादा वेरी करता है, देयरफॉर साइज जो होती है वो एक प्रॉपर्टी कंसीडर, डोमिनेंट प्रॉपर्टी कंसीडर की जाती है डाउन द ग्रुप। आई होप इट्स क्लियर, ओके। तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि हम पीरियड के अंदर अलोंग पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी के टर्म्स में तो पीरियड के अंदर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जो कि आपको सॉल्व करना है। अब सपोज NH2 नेगेटिव, O नेगेटिव एंड F नेगेटिव, इनके अंदर सपोज आपको कहा जाए कि आपको एक तो बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है और एक आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो अब आप ये सॉल्व करके बताओ, आंसर आपके पास बिल्कुल है बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी ट्रेंड बता दिया, ठीक है। देखो करें सॉल्व, ओके। बेसिसिटी का क्या मतलब है, मतलब बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, अब देखो पहले एलिमेंट्स देख लो, डिफरेंस कहाँ रहा है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। डिफरेंस नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन में आ रहा है, ओके। कैसे अरेंज होते हैं ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये कैसे हैं, अलोंग द पीरियड है, अलोंग द पीरियड होते हैं ना, लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड है, ओके। अलोंग द पीरियड क्या देखते हैं, पीरियड के अंदर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हो, क्या देखते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हो। अलोंग द पीरियड क्या चेक करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे। तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको क्या पता है, इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी विल डिक्रीज, क्योंकि बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे आप मेंशन कर लो कि बेसिसिटी जो होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। या तो आप बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लो, या फिर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ऐसे लिख लो, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी मेंशन कर लो, ठीक है। क्योंकि दोनों का ऑर्डर पीरियड के अंदर तो सेम ही रहने वाला है, तो देयरफॉर आप कुछ भी मेंशन कर लो, ओके। इतना समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पीरियड के एलिमेंट्स है, पीरियड के अंदर क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। और हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो बेसिसिटी या न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि पीरियड के अंदर दोनों का ऑर्डर सेम ही रहता है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा ये NH2 नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, बेसिसिटी का ऑर्डर। और अगर मैं आपसे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछूं तो यही जो है आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर, ओके। अगर ये क्लियर है तो अब हम ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, ओके। तो अब अगर हम ग्रुप के अंदर देखेंगे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, अब आपको पता है डाउन द ग्रुप आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है या साइज देखना है। साइज वेरी करता है ना, तो देयरफॉर आप क्या चेक करोगे, यहाँ पे साइज चेक करोगे। डाउन द ग्रुप आपको क्या चेक करना है, साइज चेक करना है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं डाउन द ग्रुप, तो जो बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज।
साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या? बेसिसिटी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्वेश्चन सॉल्व करें? ओके। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक नोट यहां पर मेंशन करोगे, और वो ये है, डाउन द ग्रुप की ही बात चल रही है। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको मेंशन होता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, उसके अंदर आपको ऑर्डर बताना है न्यूक्लियोफिलिसिटी का और बेसिसिटी का। अगर मेंशन है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मेंशन है तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर के। ठीक है, अगर आपके पास ये मेंशन है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो आप बताओगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर के। मतलब दोनों का ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा। और अगर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में इन दोनों का ऑर्डर सेम रहता है। ए प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में बेसिसिटी का ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बिल्कुल सेम रहेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन इज अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ए प्रोटिक सॉल्वेंट, देखो प्रोटिक है ना, प्रोटिक का मतलब क्या है? प्रोटिक का मतलब प्रोटोन, प्रोटोन का मतलब H। ठीक है, हाइड्रोजन किससे अटैच होगा? पोलर मतलब पोलैरिटी आएगी, तो इससे ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन अटैच होगा टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। और ए प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब हाइड्रोजन इज नॉट अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आई होप इट्स क्लियर। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो आप जो बेसिसिटी का ऑर्डर बताओगे उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर के। और अगर ए प्रोटिक सॉल्वेंट गिवन है तो बेसिसिटी का ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये तो तब हो गया जब आपका डाउन द ग्रुप ही होगा, ये अलोंग द पीरियड ये कंडीशन वैलिड नहीं है, डाउन द ग्रुप ही वैलिड है। ठीक है, ये तो तब है जब आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में आपको बताना है या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बताना है। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता उसके बाद आपको ये रूल फॉलो करना है। ठीक है, अब देखो, अब सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, डेट इज RO नेगेटिव, RS नेगेटिव, RSE नेगेटिव। अब इसके अंदर बताना है आपको क्या है? बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है। और मैंने सपोज आपको सॉल्वेंट नहीं बताया हुआ, सॉल्वेंट नहीं बताया हुआ तो वो कंडीशन कैसे आप चेक करोगे, है ना? फिर तो यही कंडीशन लगेगी। अब सपोज ये क्या है? डिफरेंस कहाँ आ रहा है? सब में R आ रहा है पर डिफरेंस कहाँ आ रहा है? O नेगेटिव, S नेगेटिव और SC नेगेटिव, मतलब कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। और आपको पता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डाउन द ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। डाउन द ग्रुप क्या चेक करते हैं? साइज चेक करते हैं। बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? जितना ज़्यादा साइज उतनी कम बेसिसिटी। इसका साइज मोर तो बेसिसिटी कम, बेसिसिटी विल बी लेस। साइज इसका ज़्यादा है ना, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है तो इसकी बेसिसिटी कम है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूंगी तो क्या होगा बेसिसिटी का ऑर्डर? बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा RO नेगेटिव, RS नेगेटिव एंड RSE नेगेटिव। समझ में आया आपको? क्योंकि ऊपर से लेकर के नीचे बेसिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, साइज इसका ज़्यादा है, साइज इसका ज़्यादा है तो इसकी बेसिसिटी कम, तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ओके, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अगर आपसे कोई पूछेगा तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। डाउन द ग्रुप हमें पता है साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो और साइज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? RO नेगेटिव इज लेस न्यूक्लियोफाइल देन सल्फर एंड दिस। ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा, दिस इज E। ठीक है, क्योंकि इसका जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो जितना ज़्यादा साइज इसका बड़ा है तो देयरफॉर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अब ऐसा क्यों है कि इतना ज़्यादा साइज है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि देखो, अब ये सबसे पहले आपने नोट कर लिया। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है। देखो, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे। यहाँ पे क्या है? सल्फर है, और यहाँ पे क्या है? सेलेनियम है, सेलेनियम। अब आप देख रहे हो साइज का डिफरेंस कितना ज़्यादा आ रहा है। अब साइज से क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पर साइज बड़ा है, साइज बिग का क्या मतलब है? जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैसा है? फैला हुआ है। यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल फैला हुआ है। ठीक है, तो इजीली पोलराइजेबल है, इट इज इजीली पोलराइजेबल। इजीली पोलराइजेबल होने की वजह से
इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली डोनेटेड, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। देयरफॉर इसकी वजह से साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल फैला हुआ है, डिस्पर्जन है, ठीक है, देयरफॉर इजीली पोलराइजेबल होने की वजह से जो सेलेनियम होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और दो इससे रिलेटेड, ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये है F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, इनके अंदर आपको बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। अब ट्राई करो खुद, ठीक है, बेसिसिटी का ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है। अब आपको पता है F ये कैसे अरेंज होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका बहुत बड़ा साइज है, साइज बहुत बड़ा तो बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा कम, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा F नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव और फिर I नेगेटिव। और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जितना बड़ा साइज उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल, साइज बहुत बड़ा तो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर क्या हो जाएगा I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड देन F नेगेटिव। आई होप इट्स क्लियर, अब तक का आपको सारा क्लियर है, ओके ओके। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द अलोंग द ग्रुप एंड डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ और आप वो पहले ट्राई करना। क्वेश्चन ये O नेगेटिव CH3, O नेगेटिव CH3, एक मिनट रुको अभी देखती हूँ मैं, हाँ, O नेगेटिव कार्बन पे CH3, O नेगेटिव कार्बन पे 2 CH3 और O नेगेटिव कार्बन पे 3 CH3, ठीक है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H2 है, 2 H लगा लो। अब देखो इनको सपोज आपने अरेंज करना हो, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना हो, तो कैसे बताओगे, ऐसे आप अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखो क्या चेक करोगे इसके अंदर, अलोंग द पीरियड, आप पीरियड के अलोंग नहीं जा सकते, कैसे चेक करोगे, बिल्कुल चेक हो ही नहीं सकता, ये तो CH3 O नेगेटिव है, सारे डोनर एटम सेम है। ग्रुप के अलोंग जाओगे तो भी कुछ नहीं हो सकता, साइज का भी नहीं बता सकते। तो जो थर्ड फैक्टर आता है जो बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिफाइन करता है वो क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडिंग, जितनी ज़्यादा क्राउडिंग, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस मीन क्राउडिंग। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, न्यूक्लियोफाइल इज स्टेरिक सेंसिटिव, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये स्टेरिक सेंसिटिव है, ठीक है। और जो बेस होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्टेरिक हिंड्रेंस हो चाहे ना हो, इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से मतलब है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट ये कर सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस से इसे कोई इतना खास मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो थर्ड फैक्टर, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। न्यूक्लियोफाइल स्टेरिक सेंसिटिव होता है और बेस इंडिपेंडेंट होता है किससे, स्टेरिक हिंड्रेंस से, ओके। तो अगर सपोज मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर बेसिसिटी का ऑर्डर बताने के लिए कहूँ तो बेसिसिटी का क्या ऑर्डर हो जाएगा। अब बेसिसिटी का क्या है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेरिक हिंड्रेंस हो चाहे ना हो। तो अब कैसे सॉल्व करोगे आप इस क्वेश्चन को, देखो आपको पता है जो CH3 होता है वो क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, पता है ना आपको, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन देगा इसको, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, अच्छा डोनेशन होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये CH3 एक यहाँ पे, ये 2 CH3 है, यहाँ पे 3 CH3, और जितने ये मतलब यहाँ पे 3 CH3 का मतलब 3 प्लस आई ग्रुप, जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छा डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना प्लस आई ग्रुप की वजह से। देयरफॉर बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, सपोज मैं इसको A कंसीडर कर रही हूँ, B, C एंड देन D, तो सबसे अच्छा बेस है D, उसके बाद C, देन B एंड देन A, ठीक है। क्योंकि बेस को कोई मतलब नहीं है स्टेरिक हिंड्रेंस से, बेस को सिर्फ मतलब है कि उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, है ना, जितने अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है उतना ही अच्छा बेस हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप है, 3 प्लस आई ग्रुप, तो देयरफॉर 3 जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है ऑक्सीजन को, दैट्स वाई इट कैन इजीली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, एंड बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा D, फिर C, देन B, देन A। अब अगर मैं आपसे पूछूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, अब इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ।
न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, इसको तो स्टेरिक सेंसिटिव, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें सबसे कम इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा A B C एंड देन D। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो D में तो बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं ऐसे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ वेरी स्टेरिक सेंसिटिव, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस से डर लगता है। जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वो उतनी अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही कम है, ठीक है। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। आई होप इट्स क्लियर, ओके। अब अगर ये क्लियर है तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है, जो ये है कि कभी कभी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर ना सेम हो जाता है। तो कंडीशन when order of nucleophilicity will be same as order of acidity is same as order of acidity। वो कब acidity कह रही हूँ, सॉरी basicity। तो कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम हो जाता है, और वो कंडीशन क्या है? जब डोनर एटम सेम हो, डोनर एटम इज सेम, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पर भी तो O नेगेटिव ही डोनेट कर रहा था, यहाँ पर भी तो O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, सब में डोनर एटम सेम है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये जो देखो यहाँ पर आपको और कुछ नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस मेन है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ थिंकिंग आपका यही रहेगा, अलोंग द पीरियड चेक करो, कुछ अलोंग पीरियड एलिमेंट्स है तो ठीक है। आप डाउन द ग्रुप चेक करो, अगर डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स आ रहे हैं तो फिर आप स्टेरिक हिंड्रेंस देखो। अगर इन सब से, इन तीनों से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये उसके बाद ये कंडीशन लगती है, अगर डोनर एटम सेम है तो ये कंडीशन लगेगी, ठीक है। तो दैट्स वाई इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होती है एज कम्पेयर टू दिस, ओके। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम नहीं था। पर अब आपने एक बात ये नोट कर ली, अब इसके अलोंग आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ओके। तो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ और आप उसको सबसे पहले खुद सॉल्व करोगे। अब देखो, इसके अंदर आपको बताना है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एंड ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी आपको बताना है। तो स्टार्ट करें। देखो इसके अंदर आप देख रहे हो अलोंग द पीरियड आप नहीं सॉल्व कर सकते इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। डाउन द ग्रुप आप सॉल्व नहीं कर सकते, स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं देख सकते। पर अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे डोनर एटम तो सब में सेम ही है, O नेगेटिव डोनर एटम सेम है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जो बेसिसिटी होगा वही ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करोगे, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक चीज़ जो आपको समझ में आ रही होगी वो ये है कि यहाँ पे ना इस क्वेश्चन इन दोनों पार्ट्स में रेजोनेंस दिख रहा होगा आपको। कैसे देखो, O नेगेटिव लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, ये क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है। देयरफॉर यहाँ पर क्या है? कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस है। इस क्वेश्चन में चेक करो, CH3 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। यहाँ पे क्या है? लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, देयरफॉर यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन या फिर कह सकते हैं रेजोनेंस है ना। यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है। अब आपको पता है जब यहाँ पे रेजोनेंस है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रहेंगे ही नहीं, ये तो डायरेक्टली यहीं पर आएंगे, है ना। इसको मैं अगर ओपन करके लिखती हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, तो ये यहाँ जाएंगे और ये यहाँ, मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रुकेंगे ही नहीं इन दोनों केसेस में, तो क्योंकि रेजोनेंस आपको दिख रहा है। और कोई अब तक आपने जो लेक्चर देखा है उसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आपको ये दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि इसके अंदर कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लोगे, इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने देख लिया, ये रेजोनेंस है, तो ये वाले दोनों तो बिल्कुल लास्ट में होने वाले हैं, अगर बेसिसिटी कह लो, न्यूक्लियोफिलिसिटी कह लो, क्योंकि ऑर्डर दोनों का सेम ही है ना, क्योंकि डोनर एटम सेम है ना। तो दैट्स वाई ये तो रेजोनेंस है, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट करेंगे नहीं। अब इन दोनों में चेक करो कौन अच्छे से डोनेट करेगा। तो यहाँ पे आपको पता ही है क्या है, C2H5 है। C2H5 क्या होता है? प्लस आई ग्रुप होता है। प्लस आई से ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, प्लस आई का मतलब क्या होता है? डोनर, डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये एक अच्छा बेस कह लो, न्यूक्लियोफाइल कह लो, दोनों का ऑर्डर सेम ही होगा, क्योंकि डोनर एटम सब में सेम, ठीक है। तो इन दोनों के कंपैरिजन तो आपने ऐसे कर दिए। अब इन दोनों को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है, और वो क्या है,
कि आपको पता होना चाहिए, देखो एक एसिड होता है, एसिड जो होता है ना, एसिड एक स्ट्रॉन्ग एक बनाता है कॉन्जुगेट बेस और यहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज होता है, ठीक है। कोई भी अगर सपोज एसिड है उसके अंदर क्या होता है, एसिड के अंदर H पॉजिटिव और यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CH3COOH है, CH3COOH है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या है, CH3CO को क्या कहते हैं हम, एसिटिक एसिड कहते हैं, तो ये क्या है, एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड है, ये क्या हो गया, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया, दिस कैन बी कॉन्जुगेट बेस है, और ये क्या है, H पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये होता है एसिड का फॉर्मेट, ठीक है। अब आपको एक बात नोट करनी पड़ेगी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, जिसने इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है वो तो चलो ठीक है, जिसको नहीं पता उसे नोट करना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, जिसका जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होता है, ठीक है। अब इससे आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, इससे इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर इसका ये फर्क पड़ेगा कि इन दोनों को आप एसिड बना लो, इन दोनों को आप एसिड बना लो, उसके बाद आप चेक करोगे कैसे मतलब जो इन दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, तो इन दोनों को एसिड बना लेते हैं, ठीक है। देखो इसको एसिड बनाओगे तो क्या मतलब H पॉजिटिव इसके अंदर ऐड करना है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो फिनोल बन जाएगा, और इसके अंदर आप H पॉजिटिव ऐड करोगे, एसिड बनाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, CH3COOH, और तो हम इसको क्या बना लेंगे, H पॉजिटिव से ऐड करके एसिड बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर बन जाएगा फिनोल, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, CH3COOH। और आपको पता है कि फिनोल और CH3COOH में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड ये होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड ये होता है, ठीक है। अब आपने लिखा था अभी स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा है, वीक है, तो देयरफॉर कॉन्जुगेट मतलब बेस किसका स्ट्रॉन्ग है, यही बेस स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं इसका बेसिसिटी का, तो ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा A, फिर B, फिर C एंड देन D। ये क्या है, ये बेसिसिटी का ऑर्डर लिख लो, या फिर आप इसको एसिडिटी का न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिख लो, बात सेम ही है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिख लो, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम ही रहने वाला है। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी दिस, ठीक है। सो ये जो है ये टेबल है ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर की, ठीक है, जिसमें आप ये बता सकते हो कि अब देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास फिनोल था और कौन सा एसिड था, RCOH था, है ना। अब इसमें से आप देख के चेक करके बता सकते हो कि फिनोल ज़्यादा एसिडिक है या फिर RCOH, तो RCOH ज़्यादा एसिडिक है, देयरफॉर इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, ठीक है। अब ये एसिडिक नेचर की एक्सपेरिमेंटल बेस पे ऑर्डर है। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है, जैसे ना यहाँ पर जो ROH होता है वो ROH इज ऑलवेज जो है वाटर से कम एसिडिक होता है, ठीक है, मतलब वाटर इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन ROH। पर अगर यहाँ पे मिथाइल आ गया ना, मिथाइल अगर यहाँ पे CH3 आ गया तो उसके बाद जो है मिथेनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ पे आप एक्सेप्शन लिख लेते हो कि मिथेनॉल इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन वाटर। बाकी चाहे आप यहाँ पे C2H5 लिखो, प्रोपाइल लिखो, कुछ भी लिखो, ब्यूटाइल लिखो, सब कुछ जो है ROH के अंदर वो एक वीक एसिड ही होगा। पर अगर यहाँ पे CH3 आएगा, मिथाइल आएगा, मिथेनॉल आएगा, तो मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। आई होप इट्स क्लियर, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर एंड आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।